आप लोगों को लिया था जहां पर मैंने ये कहा था कि सेक्शन नंबर 2N ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है। हमने पढ़ा हुआ है सेक्शन 2N। और उसके बाद में आईपीसी जो है उसके बारे में फिर मैं यहाँ पे आपको जूरिस की तरफ लेके आई थी कि ब्लैकस्टोन क्या कहता है, स्टीफनसन क्या कहता है ना। कल हमारा यहाँ तक कहीं ना कहीं हम यहाँ तक आ गए थे। तो स्टीफनसन ने ये कहा था कि जो भी क्राइम है इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ। उसके देखो कभी ना कभी मॉरल सेंटिमेंट्स तो होते हैं। आज आपकी बेटी को कोई गलत नजरों से देखता है या गलत इससे देखता है, तो एक लड़की को वरदान होता है कि अगर लड़का किसी भी नजर से उसे देख ले तो उसे समझ में आता है। तो ये जो जूरिस्ट है, तो भले ही ये आज जुगात वही चलते आ रहा है ना, जो पहले चलता था वो अभी भी चलता है। तो केनी ये कहता है कि जब क्राइम एक पनिशेबल है, नॉट रेमिसेबल बाय एनी प्राइवेट पर्सन, इज रेमिसेबल बाय द सोवरेन स्टेट, इज अ रेमिसेबल ऑल। अब क्या होता है ना, देखो, ऐसा क्राइम जो पनिशेबल है, और देखो कोई भी एक प्राइवेट पर्सन होता है। आज हमारे घर की बातें जो है वो घर में अच्छी लगती है। अगर वो स्टेट की बातें हो जाए, आपको पता है कि जब रेप होता है तो वो जो भी पर्सन होता है जिसका रेप होता है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना, फुल। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है अपनी, वहां पर क्राइम एक एक्ट है पनिशेबल फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट और इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर। अब ऐसा क्राइम जहां पर समझो रास्ते लड़के ने एक जने को मारा, तो कैसे वो दूसरों को इंजूरियस हो जाता है कि तकलीफ हो जाती है। अभी देखो, जैसे कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे गरबा हो गया, जैसे फिर हम लोग ये गणपति फेस्टिवल होता है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, तो बहुत सारे जने क्या करते हैं, स्पीकर एकदम लाउड स्पीकर करके रात में 2 बजे 3 बजे, हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको तकलीफ होती है, तो क्या करते हैं वो बेचारे, क्या करेंगे, फोन करेंगे, 100 पे फोन करेंगे। 100 पे फोन लगाने के बाद उनके पास कॉल जाता है। कॉल जाने के बाद में क्या करता है, पुलिस आती है। मतलब ये बात, सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। ओके। तो क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है पनिश बाय द स्टेट और एनी लॉफुल अथॉरिटी। और क्राइम एक ऑफेंस है जो हार्मफुल नॉट ओनली टू द पर्सन बट ऑल्सो टू द कम्युनिटी, सोसाइटी और स्टेट। देखो अभी क्राइम जब होता है, अब जो क्राइम रेट है और पहला जो क्राइम रेट था, आप लोगों को पता होगा कि यूपी का भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें गोलियां चली थी। पता है आपको ये क्राइम जो हुआ था? किसी को पता है यस अभी की मैम, बात की बात? अतीक अहमद केस। क्या क्या यस क्या मैम, पता है। अतीक अहमद का पता केस है? था। यस यस यस। तो मतलब आप लोगों को देखो कैसे ये आईपीसी ही अपना कनेक्शन बनाता है ना, कि ये इस तरह का ऑफेंस हुआ है, अब इस तरह की पनिशमेंट होगी। जब एफआईआर होती है तो एफआईआर के अंदर है ना सीआर नंबर होता है। ये आप लोगों को पता है कि एफआईआर के अंदर एक सीआर नंबर होता है या नहीं पता है? यस मैम। पता है। कभी आप लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल की ड्राफ्टिंग करी है कि एंटीसिपेटरी बेल सुना है क्या? एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? यस जी मैम, मैम। सुना है। अग्री व जामीन जिसे कहते हैं हम लोग। यस मैम। यस मैम, एप्रीहेंशन टू अरेस्ट होता है। हाँ राइट, एप्रीहेंशन टू अरेस्ट, विच हम लोग ने कहाँ पे स्टडी किया है? मैम अरेस्ट होने से एप्रीहेंशन टू पहले ही अरेस्ट बेल सेक्शन लेते हैं। नंबर, तो वो कहाँ पे पड़ा है एंटीसिपेटरी बेल को लेकर सीआरपीसी में? सेक्शन नंबर, सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल को कहाँ पड़ा है? मैम 438। वेरी गुड। क्यों विक्की, याद नहीं है क्या? सेक्शन उस्मा 438। याद नहीं है? जूही याद नहीं है? हाँ प्रीति, आप लोगों को याद नहीं है, कैसे चलेगा काम? ठीक है चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। याद है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ना बेटा, बिल्कुल कंफ्यूजन रखने की अब जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। यू शुड बी पिट पैट फॉर दिस। क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज अ फॉरबिडन बाय अ स्टैच्यू फॉर इंजूरियस पब्लिक वेलफेयर। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है क्रिमिनल लॉ के अंदर? अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है कि कोई भी एक्ट क्राइम नहीं होता अनलेस इट इज पनिशेबल एज अ क्राइम बाय पर्टिकुलर लॉ। अब जो इतना आईपीसी बना हुआ है उसमें
एक से लेकर हम लोग 500 भी से भी ज्यादा सेक्शंस पढ़ते हैं। तो मतलब अगर ऐसा कोई क्राइम है जो कि पर्टिकुलरली बाय लॉ पनिशेबल है, उससे ही हम क्राइम कहेंगे, अनलेस उसको क्राइम थोड़ी कहा जाता है। नो पर्सन कैन बी पनिश विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, राइट? कोई भी पर्सन को पनिश नहीं किया जा सकता अगर लॉ आपको उस चीज की अथॉरिटी नहीं देता। हाँ, अब एक बात, आप रास्ते से जा रहे थे, एक लड़के ने आंख मारी, ठीक है, तो इज दिस पनिशेबल बाय लॉ, यस और नो? बताओ, आप में से कोई बात करना ही नहीं है मेरे साथ। Yes, ma'am. Repeat the question, आप please. रास्ते से जा रहे थे, किसी लड़के ने आंख मारी, तो इज दिस पनिशेबल बाय लॉ? Yes, ma'am. वेरी गुड। और कोई नहीं बता रहा? मैम एग्जैक्ट सेक्शन याद नहीं आ रहा है। मैम एग्जैक्ट कंफ्यूजन है। सेक्शन याद नहीं आ रहा है। हाँ, कंफ्यूजन है, सेक्शन याद नहीं आ रहा है, यस बोला जा रहा है। विक्की, शिवानी, उस्मा, और कोई नहीं बता रहा मुझे? नोबडी नोस? किसी को नहीं पता? टाइम सीन ही नहीं समझ में आ जाएगा। चलो, act done before the enactment of law cannot be punished after the enactment of law। अभी कोई ऐसा एक्ट जो लॉ जिसको पहले पनिश नहीं किया करता था बाद में पनिशमेंट करता है, तो आपको पता है ना कि इसको क्या, इसको रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट Yes, और ma'am. प्रोस्पेक्टिव का मतलब हमने सीआरपीसी में खुलेआम पढ़ा हुआ था कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोस्पेक्टिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिव। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव? Enforceability से पहले वाला retrospective और बाद वाला prospective. नहीं, उल्टा बोल दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोस्पेक्टिव का मतलब नहीं, क्या ठीक होता है। है मैं बताती हूँ। नहीं, बराबर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास कर दिया कि समझो एक बात है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना है, ठीक है। अब वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब कहा, अभी समझो डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन है, 2005 की है, तो उसको कौन सा इफेक्ट है कि 5 से पहले वाली वुमेन्स के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता नहीं था क्या? होता था या नहीं होता मैम था? होता था। और 5 के बाद वाली के साथ में होता है कि नहीं होता है? मारा मारी तो Yes, ma'am. होता है। मैम होता है। रेट्रोस्पेक्टिव है या Yes, नहीं है? ma'am. 2005। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो कानून बना है उसको पीछे का इफेक्ट नहीं दिया जाता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब है वो वही चलेगा जो आज जुगा चल रहा है, ठीक है। इसके 4 एलिमेंट्स है क्राइम के। बेसिकली 4 एलिमेंट्स कैसे है? ह्यूमन बीइंग, द वर्ड ह्यूमन बीइंग को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है आईपीसी में, बट मेन एंड वुमेन को डिफाइन कर दिया गया है सेक्शन नंबर 10 में। पढ़ेंगे हम। पहले आप लॉ को समझने की कोशिश करो, बेसिक क्लियर करो अपना, ठीक है। ह्यूमन बीइंग मस्ट बी commit wrongful act to fulfill the first element of crime, that means any non-living thing or animal are not considered in the category of a person or a human being। अब ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है? इंसान, ठीक है, जीता जागता इंसान। फिर आप बोलेंगे एनिमल भी तो जीता जाता है, ये भी तो है, गाय है, बैल है, भैंस है, सब है, तो उनको कैटेगरी में क्यों नहीं डाला गया है? उनको इस कैटेगरी में नहीं डाला गया है। तो ह्यूमन बीइंग का वो बंदा जो कि गलत काम करते ही उसे कहा जाता है कि उसने एक क्राइम किया है। आया बात समझ में? क्योंकि मैम उसके पास Yes, सोचने ma'am. की क्षमता नहीं है। जिसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, जिसको फील नहीं होता, जो महसूस नहीं कर सकता, जिसे समझ नहीं है, जिसको कहीं ना कहीं ब्रेन नहीं है, बस, ठीक है।
ही मस्ट नॉट बी एन इन्फेंट और इंसेन पर्सन। इन्फेंट और इंसेन का मतलब क्या है कि ना ही वो पागल होना चाहिए। अभी देखो ये ना, नॉर्मली हम लोग डिफेंस में ये चीजें लेते हैं कि हम शराब के नशे में थे और हमसे वो गलत काम हो गया, तो कोर्ट Yes, बोलेगी ma'am. शराब के नशे में Intoxication, insanity. हाँ यस, इंटॉक्सिकेशन, इंसेनिटी इज अ परफेक्ट वर्ड। तो नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है वो जब क्राइम करता है तो उसको लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि उसको लॉ को ओबे करना है। कानून किस लिए बनाया गया है? लेकिन जो कुछ पर्सन्स है, एग्जेम्प्टेड का मतलब है उन्हें छूट दी गई है क्रिमिनल लायबिलिटी को लेकर, जैसे कि प्रेसिडेंट। किसका प्रेसिडेंट? इंडिया का प्रेसिडेंट। फॉरेन सोवरेन जो कि इंडिया में आए हुए हैं, या कोई एम्बेसडर्स जो कि इंडिया में विजिट करते हैं। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, एग्जम्पशन है, खुली छूट है क्रिमिनल लायबिलिटी को लेकर। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 11 को डिफाइन कर दिया गया है। वर्ड पर्सन, द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी जहां पर डायरेक्टर्स काम करते हैं। आपको पता है ना, कंपनी में डायरेक्टर्स काम करते हैं, जो कि एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जैसे कंपनीज बनी हुई है, या फिर जैसे आप लोग कहाँ पे जाते हो, म्युनिसिपालिटी में जाते हो, नहीं जाते हो? कहाँ पे जाते हो आप? जहां पर अगर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो कहाँ जाते हो? किसी को पता है कि डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से बन के मिलता है? समझो कि एक बंदा है जो मर गया है, ठीक है, उसको मर के 50 साल हो चुके हैं, उसका तो डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं, कहाँ से बनवाओगे? कहाँ से बनवाओगे? मैम उसके पास बनेगा कोर्ट जो मर से. गया है 50 साल। हाँ, मैम मरने के 50 साल बाद कहाँ से बनता है? वो तो नहीं बनता है। यही तो पॉइंट है। वही बनता तो है. बता रही हूँ ना कि बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, अभी बिल्कुल उस टाइम बनता है। अवेयरनेस नहीं थी, इसका मतलब क्या? अभी चाहिए तो बनेगा ना. हाँ, of course, that time there was no awareness and society was not aware about that. तो इट डजंट मीन ना कि वो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो नहीं बन के आएगा, बिल्कुल बन के आएगा। अगर आप एक एप्लीकेशन लगाते हो कॉर्पोरेशन कोर्ट के सामने, ठीक है, इसीलिए तो मैंने आपको पूछा कि जो एसोसिएशन और बॉडी और पर्सन जो होते हैं वो सिर्फ कंपनी होती है क्या? नहीं मैम। नहीं, नो कॉर्पोरेशन मैम, होती है कि नहीं आर्टिफिशियल होती है? पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन। तो कॉर्पोरेशन क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन. फर्म क्या है? सेम मैम, आर्टिफिशियल. तो फर्म में कौन कौन काम करता है? एक प्रोप्राइटर काम कर सकता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस हो सकती है। तो होते तो साले बंदे ही है ना सब। होते कौन है उसमें? सब बंदे ही यस. होते हैं, है ना, लोग ही होते हैं। तो बॉडी ऑफ पर्संस का मतलब होता है जीते जागते लोग जो उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो फर्म हो, any body formed by the persons which is an artificial body incorporated by the law। ठीक है, इसको समझ में आ गया कि वर्ड पर्सन है क्या? तो वर्ड पर्सन को हम आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? सेक्शन नंबर यस 11 मैम. क्लियर, इंसेन पर्सन क्लियर, एग्जाम्पशन क्लियर। Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो केस लॉ है, हम लोग हर सेक्शन के ऊपर केस लॉज भी पढ़ेंगे। एक एक सेक्शन को पढ़ने के साथ में हम क्वेश्चन आंसर भी सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखा जाता है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन अ मैसेज सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 1965 में ये कहा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया, अ कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ दोस क्राइम्स। देखो, ये तो बात कह दी, which can be committed by only human beings such as rape, bigamy, murder. Similarly, a company cannot be held for those crimes which are punishable by death, imprisonment, but a company can be held guilty of those crimes which are punishable exclusively or alternately with fine। अब यहाँ पे ना, ये जब केस लॉ आई थी
तो कंपनी वालों को ना छूट मिल गई कि यार क्या होएगा ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर देखो कैसे एग्जम्पशन दी गई है को गिल्टी ने कैन नॉट बी हेल्ड। एक केस लो तो कंपनी ने किसी का यानी का, ठीक है, इस तरीके का चेंज लाने की कोशिश करी थी। तो मेंस रिया और गिल्टी इंटेंशन, अब है ना, जब हम आप बोलेंगे कि मैम आईपीसी में मेंस रिया गिल्टी इंटेंशन क्या हमको नहीं मालूम है क्या क्या होता है, इतना तो हमको मालूम ही है। पर आप लोगों को ये एक एलिमेंट है जो कि फेमस मैक्सन से आया था। देखो आपने ये भी पढ़ा, नॉन फिट रेसिम निसी मेंसेट रिया, आपने इसको और भी कहीं पे पढ़ा हुआ है। हम एविडेंस में भी इन सारी चीजों की बात करते हैं। विच मीन्स दैट अ गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी एक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। देखो इंटेंशन, यहां पर जो मेजर मेरा इंटेंशन है कि आज रात को मैं उस्मा का खून करूंगी, इंटेंशन है, मैं गिल्टी हूं क्योंकि मैं क्राइम करने वाली हूं। तो इट कम्स फ्रॉम अ मैक्सिम कैन बी पनिश्ड इन अ प्रोसीडिंग। तो रही थी कि यार कंबल पहुंचाना है तो फिर बिना, जब वो तो गिल्टी है ही नहीं, अब तक यही नहीं माना गया है कि वो ऑफेंडर है, उसने क्राइम किया है, वो गिल्टी माइंड नहीं है, तो तब तक हम उसको कंबल क्यों नहीं दे के आ सकते। तो दिस इज अ पॉइंट हियर। देखो कंबल दे के आना, देखो अभी देखो, अब जब बेल होने से पहले उस बंदे को पीसी दी जाती है, एफआईआर होने के बाद में सामने वाले को अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है, 41 का नोटिस वोटिस सर्व हो गया, समझ के ले लो ये बात। फिर क्या होता है कि जब अरेस्ट करने के बाद बेल का प्रोविजन है, सबको पता है कि जिसको भी है कि 14 डेज तक जेल भेजा जा सकता है, उसके बाद तो पीसी टूटने ही वाली है। तो पीसी ब्रेक करने के पहले वो तो जेल में है ना भाई। उसके बाद में पीसी होने के बाद में कोर्ट क्या करती है, एमसीआर करती है, ठीक है, क्या करती है, एमसीआर। एमसीआर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एमसीआर? किसी को पता है एमसीआर क्या होता है? एनसीआर मैम, हाँ, क्या होता है एमसीआर? नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। एनसीआर नहीं, एमसीआर, एमसीआर, एम फॉर मोंकी, एमसीआर। नो मैम। नहीं पता? देखो सुनो ये सब चीजें, यहाँ पे मेंस रिया और गिल्टी इंटेंशन को लेकर आपको सिर्फ यही नहीं समझना है कि मेंस रिया क्या होता है, गिल्टी इंटेंशन क्या होता है। देखो जैसे पुलिस ने अरेस्ट किया, तो पुलिस अरेस्ट करने के बाद में पीसी मांगती है, विच इज कॉल्ड हैज पुलिस कस्टडी। अपने बैरक में लिखो, कहीं तो भी लिखो ये बात, ठीक है। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करने के बाद में पुलिस क्या मांगती है कोर्ट से, इसको कहते हैं पीसी इज इक्वल्स टू पुलिस कस्टडी। और पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है, रिमांड, ठीक है। तो पुलिस कस्टडी में, पुलिस कस्टडी को लेकर पुलिस क्या कहती है मजिस्ट्रेट से, पुलिस ये कहती है मजिस्ट्रेट से कि सर इससे रिकवरी करनी है, इससे पूछताछ करनी है, इससे बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को पता करनी है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जज क्या करता है, पीसी देता है, 2 दिन की पीसी देता है, 3 दिन की भी दे सकता है, 4 दिन की भी दे सकता है। लेकिन पीसी ब्रेक करने का जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो होता है 14 डेज। 14 डेज के बाद में आपको कोर्ट क्या करती है, एमसीआर करती है, यानी कि मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज देती है, ठीक है। पहले आप पुलिस स्टेशन में होते हो, फिर आप जेल में जाते हो, समझ के ले लो, समझ के ले लो। पहले आप पुलिस स्टेशन में रहते हो, ठीक है, पुलिस आपकी रिमांड निकालती है, मारती है, पूछती है, सब करती है।
और उसके बाद में आपको जेल में रखती है। फिर जैसे ही आपको पीसी तोड़ने के लिए आप क्या करते हो, बेल लगाते हो। एज अ लॉयर आप क्या करोगे, ठीक है। एक होती है रेगुलर बेल, एक होती है एंटीसिपेटरी बेल। क्लियर हो रहा है क्या, कि मैं ऐसे लग रहा है कि मैं भाषण दे रही हूँ? यस मैम। मैम पर वो जो है जैसे ही पुलिस पकड़ी तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है, और फिर एक बार वो मजिस्ट्रेट के पास चला गया तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी में जाता है, ना कि पुलिस कस्टडी में। हमने तो ये पढ़ा था। तो ये तो बात है ना जो आप लोगों को नहीं मालूम है। पुलिस कस्टडी, पुलिस क्या करती है, पीसी मांगती है कोर्ट से कि सर हमें इसकी कस्टडी दी जाए, कि हम लोग अगर समझो पुलिस को रिकवरी करनी है, समझो सोना चोरी हो गया है, ठीक है, चोरी का केस बना है, तो चोरी के केस के लिए क्या करती है पुलिस? पुलिस क्या पहले करेगी, तो एफआईआर कोर्ट को लिखेगी। बोलेगी ना कि सर हमको इससे रिकवर करना है, इसके पास और भी सोना यस मैम, कहीं पीसी तो मांगती छुपाया है ये हुआ है। है हाँ, यस यस तो यस मैम यस। 167 मैम सीआरपीसी। फिर उसको पकड़ेगी, फिर एफआईआर लिखेगी, और फिर उसके बाद उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी, और फिर वो मजिस्ट्रेट से पीसी मांगेगी। फिर दोबारा और मजिस्ट्रेट के पीसी पास जाएगा 14-15 दिन के अंदर, और फिर उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। वेरी नहीं, गुड, ये यही मजिस्ट्रेट तो का चीजें हैं जो डिस्क्रिशनरी आपको है कि वो समझनी 14 है। दिन का देगा या फिर 14 दिन के अंदर देगा। हाँ, वो 14 दिन दैट या इज अ 14 दिन के। डिस्क्रिशन। हाँ, इसके पहले भी हमने 14 दिन का जो प्रोविजन है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। 14 डेज इज द लास्ट डे कि वो पीसी टूट यस जाती है मैम। और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद यस में बेल का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जो एक लॉयर को बेल का प्रोसीडिंग्स करने के यस लिए मैम, बेल रेगुलर बेल बॉन्ड ना, भरना पड़ता है। रेगुलर बेल, क्योंकि वो तो अरेस्ट हाँ, हो चुका है रेगुलर ना। बेल। हाँ, तो रेगुलर एंटीसिपेटरी बेल की हो सकती। एप्लीकेशन करनी पड़ती है ना कोर्ट के सामने। यस मैम। 437 पढ़ा है। यस मैम। हम्म अभी तक जो भी मैंने बोला है सबको समझ में आ रहा है, मुझे बताओ। यस मैम। मैम एमसीआर का फुल फॉर्म क्या बोला था? किसका? एमसीआर। मजिस्ट्रेट एमसीआर, कस्टडी। मजिस्ट्रेट कस्टडी रिपोर्ट, एमसीआर। हाँ प्रीति, आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, शेख आपको समझ में आया? ऋषभ? यस मैम समझ में आया। ओके, जूही आपको? यस मैम। विक्की आपको? जी मैम। तान्या आपको? बोलो। यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर तक आप लोगों का क्लियर हुआ, पिक्चर इज क्लियर। शशि आपको? आई डिडंट आस्क यू आई गेस। शशि? ओके, चलिए फर्दर। आई गेस उनको समझ में आया है। तो ये जो मैक्सिम है दैट नो पर्सन कैन बी पनिश इन अ प्रोसीडिंग ऑफ अ क्रिमिनल नेचर अनलेस इट इज शोन एट अ गिल्टी माइंड। ये जो पिक्चर है ना आपके सामने, जो थियोरेटिकल पिक्चर रखी जाती है, ये सब बात की बातें होती है, ठीक है। देयर कैन बी नो क्राइम ऑफ एनी नेचर विदाउट मेंस रिया और इविल माइंड। अगर मेरे मन में शैतान है तो मुझे क्राइम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज है, रियल चीजें तो और ही कुछ होती है जो आपको प्रैक्टिस करते और ये करते मैं बताऊंगी। द मैक्सिम हैज बीन बोरोड बाय अ मॉरल थियोलॉजी बाय अ लॉर्ड इविड कोक and applied to a common law crimes, and since then it has been uniformly applied in a common law crimes। अब जो मैक्सिम है, ठीक है, कि जो मॉरल थियोलॉजी है, देखो कॉमन लॉ क्राइम्स का मतलब क्या होता है, जो लॉ बना हुआ है कॉमनली, हमको पता है ना कि क्राइम क्या है, और वो यूनिफॉर्मली यानी सेम चीजों को यूज किया जाता है। अब देखो, पढ़ने के लिए हम इतने सारे सेक्शंस को रटा 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 मारते हैं, लेकिन मुझे एक
एक पूछ लेती हूँ, चलो अब मैं आपको सिंपल एक सेक्शन पूछती हूँ। 302 कौन सा सेक्शन है आईपीसी? सिंपल सेक्शन, सबको पता होना चाहिए। 302 आईपीसी मैम मर्डर का है। मर्डर, ये सबको पता है, ठीक है? punishment for murder. ओके, नाउ व्हाट इज 376 आईपीसी? व्हाट इज 376 आईपीसी? मैम रेप का है, पनिशमेंट ऑफ रेप। यस, ये आप Yes, ma'am, लोगों को याद है। punishment. हाँ, चलो 467 आईपीसी क्या है? पेजेस टर्न करने से अच्छा फॉर्जरी में बता देती हूँ आपको। फॉर्जरी होती है, ट्रेसपास नहीं होता, फॉर्जरी होती है। तो यही तो बात है, हम लोगों को कुछ कुछ सेक्शंस जो है ना मालूम है, लेकिन जो Yes, ma'am. डिटेल डेप्थ है ना चीजें हमें नहीं मालूम है। तो ये यहाँ पर हम डॉक्ट्रीन्स देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर डॉक्ट्रीन ऑफ मेंस रिया इन इंग्लैंड में क्या है। तो जब ये एप्लीकेशन फॉर डॉक्ट्रीन इज अ स्टैट्यूटरी ऑफेंस इन इंग्लैंड, जो कि 1946 की बात करते हैं, जब आर वर्सेस प्रिंस का ये केस चला था कि डिफेंडेंट वाज कन्विक्टेड ऑफ टेकिंग एन अनमैरिड गर्ल अंडर 16 इयर्स ऑफ एज। अभी 16 साल की लड़की को जब भगाया गया था, उसके पोजीशन से उड़ा के लेके गया था बिना उसके फादर के विल के। तो सेक्शन नंबर 55 जो कहता है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट अ पर्सन, it has an offense in case a girl herself told the prince that she was 18 years of age and she also physical appear to be 18। अभी देखो पहले के जमाने में क्या पता चलता क्या कि 18 की है कि 16 की है कि 14 की है। अब उसने क्या किया था, उससे कह दिया प्रिंस से कि भैया मैं 8, भैया तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ये तो उसके सैया हैं, तो उनसे कह दिया कि भैया मैं तो 18 साल की हूँ और फिजिकली जो उसका अपीयरेंस था यानी कि वो दिखने भी 18 साल की लग रही थी, तो ये कैसे समझा जाए कि वो 16 साल की है। तो यहाँ पर ये कन्विक्शन पॉइंट पे आर वर्सेस प्रिंस 1875 का केस लॉ था, जहां पर जूरी ने ये फाइंड किया, यानी कि उन्होंने ये बोला कि ये एविडेंस मिला था कि दैट द गर्ल वेंट विद द प्रिंस विलिंगली, यानी कि वो अपनी इच्छा से वो प्रिंस के साथ में गई थी और उसने ये बिलीव किया कि वो 18 साल की है, जो रीजनेबल है। तो वहां पे जब आर्ग्यूमेंट चली थी प्रिंस के बिहाफ पर, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया शुड आल्सो बी अप्लाइड, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया को भी अप्लाई करने कहा गया था, सेक्शन नंबर 55, एंड ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन टू कमिट, यानी उसका कोई इंटेंशन थोड़ी था, उसको लगा 18 साल की लड़की है, चल यार अपनी गर्लफ्रेंड है इसको भगा के लेके जाते हैं, उसको थोड़ी यहाँ पे मेंस रिया कहाँ पे लगेगा, वहां पे इंटेंशन थोड़ी थी उसको की क्राइम करने की। हाँ, एक यहाँ पर है कि उसके फादर से बिना पूछ के लेकर वो उसके यहाँ कस्टडी से ले गया, लेकिन देखो 18 इयर्स की लड़की अगर अपने मर्जी से शादी करना चाहती है तो व्हाई नॉट, नो व्हाई नॉट। तो यहाँ पर ये केस था। तो जे वर्सेस ब्रेट ने यहाँ पर एक्सेप्ट की थी आर्ग्यूमेंट एंड हेल्ड दैट प्रिंस वाज नॉट गिल्टी, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन ऑफेंस करने का था ही नहीं, ठीक है। फिर जे वर्सेस ब्रैमावेल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, उन्होंने एक डिस्टिंक्शन किया, ठीक है, कि ऑफेंस विच आर माइम इन सेन बोथ लीगल एज अ मॉरल रॉन्ग। हमने ऊपर देखा कि लीगल रॉन्ग क्या होता है, मॉरल रॉन्ग क्या होता है। जब सोसाइटी की बात आती है तो हम बोलेंगे कि अब देखो, अरे इसकी लड़की ना इसके साथ भाग गई, अरे अरे इसकी लड़की ना ये ना इसका बॉयफ्रेंड था उसको भगा के लेके गया। अंडरस्टूड ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ आ रही है ना? जी मैम आ रही है, बट मैम अब तो एक एज चेंज मॉरल होने रॉन्ग, वाला है ना, अब तो 18 से 21 होने वाला है गर्ल्स का। 21 की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 18 की बात इसलिए बोली गई है कि लड़की की जो उम्र होती है वो 18 साल तक की होती है, पता ना आपको। अभी देखो 16 साल की लड़की को भी रेप के विक्टिम अगर ऐसा होता है, कौन से इसमें छोड़ो लव अफेयर बोल के ना हम लोग बेल ले लेते हैं कि उनका लव अफेयर था, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि एक 16 साल की लड़की अगर कहती है कि मुझे इससे शादी करनी है तो कोर्ट उसको मानती है क्या? माइनर नहीं की मैम, कोई भी कही गई बात एक्सेप्टेड नहीं है क्या मानती है, लॉ में? नहीं मानती है। फिर तो इसलिए तो मैं आपको मॉरल रॉन्ग, लीगल रॉन्ग, मेंस रिया, ये सब बातें यहीं पे तो बता रही हूँ उसके लिए। तो not specifically proved by the prosecution, Prince has committed an immoral act in taking away an unmarried girl. His mens rea under section 50
55 would be presumed that he was guilty, यानी कि सेक्शन 55 ये बोलता है कि वो गिल्टी है। अनमैरिड लड़की को लेके जाना उसके बाप के मर्जी के बगैर